कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए हम कभी भी किसी भी रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो रोटेशनल मोशन में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो किसी भी तरीके से सेम रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे हमने ये कहा था, अगर आपको याद हो तो लीनियर मोमेंटम वाले केस में भी हमने एक इसी तरीके का प्रिंसिपल करा था। वो था जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा यही चीज आपने जो है वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसमें क्या होता है कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 होता है। हम बोल देते हैं p1 इज इक्वल टू p2। जो हमने कोलिजन वाले क्वेश्चंस भी देखे थे, कोलिजन वाले क्वेश्चंस में क्या था कि कोलिजन होने से पहले, दो बॉडीज का कोलिजन होने से पहले जो टोटल मोमेंटम था और कोलिजन होने के बाद में जो टोटल मोमेंटम है दैट रिमेंस द सेम। सेम मतलब वो कंजर्व रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। इसी तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी ये है कि अगर हम मोमेंटम की किसी भी अलग 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 इंस्टेंट्स पर बात करें, एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम तो पी से होता है लेकिन एंगुलर मोमेंटम होता है एल से रिप्रेजेंट। तो L1 इज इक्वल टू L2 होगा, L1 इज इक्वल टू L2 होगा। फिर मैं लास्ट क्लास में दो रिलेशंस डिराइव करके देख चुका हूँ। एक हमने कहा था कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, ये करा था। दूसरा एंगुलर मोमेंटम का मैंने रिलेशन करा था, ये था आई ओमेगा, टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये वाला रिलेशन था। तो इसका मतलब L1 इज इक्वल टू L2 का मतलब क्या हो गया होता है I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, और इसका हम ये कहते हैं कि अगर किसी एक बॉडी पर, अगर कोई एक बॉडी है उस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्सेस, किसी भी तरीके की एक्सटर्नल फोर्सेस ना लग रही हो, ठीक, तो हम ये कहते हैं सपोज no external force is applied to a body. Suppose no external force is applied to a body, ठीक है, then जब कोई फोर्स ही नहीं लगाई जा रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है, तो टॉर्क जो है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये जो फोर्स है ये ही जीरो है, जीरो इंटू आर, तो हमारा जो टॉर्क है टाउ यही जीरो हो गया। दूसरा, हम जानते हैं कि टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में एक रिलेशन होता है कि टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी होता है। तो ये एक रिलेशन होता है टॉर्क में और एंगुलर मोमेंटम में कि टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी। टाउ कितना है जीरो, तो इसका मतलब डीएल बाई डी भी जीरो हो गया बिकॉज टाउ इज इक्वल टू डीएल बाई डी। इसका मतलब क्या हुआ, dl by dt is equal to जीरो। अच्छा, dl by dt is equal to जीरो का मतलब क्या है, dl by dt क्या है, ये एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशियल है। और किसी भी टर्म का डिफरेंशियल जो है उसका जीरो होने का मतलब क्या है कि वो जो टर्म है वो कांस्टेंट है। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन के जो हमने दो चार फॉर्मूले करे थे उसमें हमने ये देखा था कि हमेशा कांस्टेंट का डिफरेंशियल जो है वो जीरो होता है। इसका मतलब जो हमारा एल है, एल विल बी अ कांस्टेंट, एल is equal to constant. L is equal to constant. Constant का मतलब it remains fixed, it remains conserved. तो हम क्या बोलेंगे, this is known as L is equal to constant. This is known as the principle of conservation of angular momentum. इसका मतलब क्या है कि throughout the rotational motion, अगर मैं अलग अलग इंस्टेंस पर, अगर मैं अलग अलग इंस्टेंस पर मान लीजिए मैं
अलग अलग इंस्टेंस पर मैं एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ। तो मान लीजिए मैं फर्स्ट इंस्टेंस पर एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ, वो L1 आ जाता है। दूसरे थोड़े टाइम बाद में दूसरी जगह पर जाकर जब एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करता हूँ तो वो L2 आ जाता है। तो दोनों ही वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट मतलब कंजर्व रहेगी, कंजर्व मतलब फिक्स रहेगी। इसका मतलब it implies that L1 is equal to L2 and it implies that I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. अब एक चीज समझिएगा, I1 omega 1 is equal to I2 omega 2 का मतलब क्या है? ये देखते हैं जरा। मैं इधर से ये पोर्शन मिटा रहा हूँ। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में ना रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इस सर्कुलर पाथ में रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो मान लो कोई भी मेरे पास ना पार्टिकल है, ये सेंटर हो गया, ये पूरा का पूरा सर्कल है, ये पूरा का पूरा सर्कल है जहां पर रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो ये सेंटर, अब पार्टिकल यहाँ पर है बेटा, इस जगह पर है पार्टिकल। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका जो रेडियस है वो मान लीजिए हमने बोल दिया रेडियस हो गया r, या चलो r1 हो गया। इसको मैंने बोल दिया पोजीशन 1, किस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो r1 हो गया। अच्छा, और इस इंस्टेंट पर यहाँ पर पॉइंट 1 पर जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है उसको मैंने बोल दिया ओमेगा 1, उसको मैंने ओमेगा 1 बोल दिया। अच्छा, और यहाँ पर जो हमारा बॉडी है उसका जो मास है, उसका जो मास है वो m है। मास एक ही बॉडी की बात कर रहा हूँ तो मास उसका फिक्स रहेगा। तो हमने ये बोला कि I क्या हो जाएगा, इस पॉइंट नंबर 1 पर I1 क्या हो जाएगा, I1 हो जाएगा m इंटू R1 का स्क्वायर। I1 हो गया m इंटू R1 का स्क्वायर, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद ओमेगा 1, यहाँ पर ओमेगा 1 दे रखा है, तो L1 क्या हो गया, I1 ओमेगा 1 मतलब m R1 स्क्वायर और ओमेगा 1, ये हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि अब मैं किसी दूसरे इंस्टेंट पर पहुंच जाता हूँ। दूसरे इंस्टेंट का मतलब क्या है कि यही जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो बॉडी है, ये ना थोड़ा अंदर आ जाती है, ये यहाँ पर आ गई। ये यहाँ पर आ गई, तो अब जो रेडियस है वो रेडियस कम हो गया, रेडियस क्या हो गया, R2 हो गया। ठीक है, रेडियस हो गया R2। और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया पॉइंट नंबर 2। यहाँ पर अब जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि कर्व मतलब जो सर्कुलर वेलोसिटी होती है वो वाली वेलोसिटी हमारी ओमेगा 2 हो गई। तो पॉइंट नंबर 2 है, तो यहाँ पर मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट सेम है, उसका मास m ही है, तो पहले ये यहाँ पर था लेकिन अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, तो m R2 स्क्वायर। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए कि I1 और I2 में वैल्यू छोटी कौन सी होगी और बड़ी कौन सी होगी, ये बता दीजिए। बता सकता है कोई, I1 और I2 में छोटा क्या होगा और बड़ा क्या होगा, छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू, ये बताएंगे प्लीज। बताओ अनुष्ठा, अनुवा, हर्ष, कोई भी बताओ। बहुत सिंपल चीज पूछ रहा हूँ।
सर I2 छोटी होगी। I2 छोटा होगा, रीजन क्या है कि I1 में m r1 स्क्वायर है, r1 क्या है, बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी तो बड़ा होगा। इसी तरीके से I2 है m r2 स्क्वायर, ठीक है, तो ये R2 पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन m सेम है तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर में छोटा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज R2 छोटा है और R1 बड़ा है, तो R2 का स्क्वायर R1 के स्क्वायर से छोटा होगा। इसका मतलब क्या है कि I2, यहां से मैं ये समझ गया कि I2 इज लेस देन I1, एक ये चीज हो गई, लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये क्या कहता है मेरे से कि L1 इज इक्वल टू L2 होगा। तो जैसे मैंने I2 निकाला, L2 भी तो निकाला जरा, L2 क्या हो जाएगा, I2 इंटू ओमेगा टू, L2 हो जाएगा I2 इंटू ओमेगा टू, ठीक है, तो ये निकालते हैं जरा, I2 क्या है m r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा टू। अच्छा, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, as per law of conservation of angular momentum, L1 is equal to L2। लेकिन भाई आप ये देखिएगा कि I2 तो I1 से छोटा हो गया, तो L1 is equal to L2 का मतलब क्या है कि I1 ओमेगा 1 is equal to I2 ओमेगा 2। तो जो I1 है, I1 I2 से बड़ा है, I1 I2 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इन दोनों को इक्वल करने के लिए ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में किस कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा बता सकते हैं, मिलन बताएंगे। I1 I2 से बड़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है कि L1 इज इक्वल टू L2 होगा, यानी कि I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 होगा। तो I1 I2 से बड़ा है, I1 इज ग्रेटर देन I2, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में बड़ा क्या होगा और छोटा क्या होगा, ताकि ये बराबर बने रहे, ताकि ये इक्वल बने रहे, बताएंगे। सर ओमेगा ओमेगा टू। 2 बड़ा होगा। ओमेगा 2 बड़ा होगा, बिल्कुल सही, ये चीज सर ओमेगा 2 बड़ा होगा। बिल्कुल सही। ये बता दीजिए, ये सबको समझ में आता है कि नहीं, ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा होगा। यस सर। ये सबको क्लियर है, ईशान बताइए, ईशान क्लियर है ये चीज, कनिष्का, आर्यन ढींगरा, यस आर्य, सर। सभी को ये क्लियर है। यस सर। चलिए जी ठीक है। अब मैं यहां से क्या समझाना चाह रहा था, आप ये देखिएगा कि जब I1 I2 से बड़ा है तो उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसको बराबर करने के लिए ओमेगा 2 जो है वो ओमेगा 1 से बड़ा हो जाएगा। I1 is greater than I2, तो ओमेगा 2 will be greater than ओमेगा 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब आप ये देखिएगा कि इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर बॉडी एक सेम मास की होगी, अगर सेम मास की बॉडी एक सर्कुलर मोशन, सेम मास की बॉडी एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, रोटेशनल मोशन फॉलो करती है, तो अगर उसका रेडियस ज्यादा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर उसका रेडियस कम होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। देखिए, रेडियस R1 ज्यादा था R2 से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया R1 के कोरोस्पोंडिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I1, और R2 के कोरोस्पोंडिंगली मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I2, तो I1 I2 से बड़ा हो गया। एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाइए इसके उल्टे पर कि अगर R2 मतलब अगर रेडियस छोटा है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और अगर रेडियस ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, समझ गए। तो I1 अगर I2 से बड़ा है तो ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा होगा, ये तो समझ में आ गया। यस सर। ये समझ में आ गया। अब जरा देखिएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल जब कम रेडियस पर होगा तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, मतलब ये जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है बहुत तेज घूमेगा, ये बहुत तेज घूमेगा,
क्योंकि इसकी वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बाहर वाले की एंगुलर वेलोसिटी के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो जिसका रेडियस कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम। याद रखिएगा, जिसका रेडियस ज्यादा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम, और जिसका रेडियस कम उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। अब जरा आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए सर जिसका रेडियस कम है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा है। उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा, देखो ना, जिसका रेडियस कम, ये r2 कम है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 ज्यादा है, ठीक है। और ये r1, ये रेडियस ज्यादा है तो ओमेगा 1 ये कम है, ओमेगा 1 कम है। देखो ना, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2। समझ गए? ओके सर। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अब एक सर्कुलर पाथ दे रखा है, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर कोई मतलब फ्लैट कोई डिस्क दे रखी है, सर्कुलर शेप में है वो ऐसे, और ये डिस्क एक हिंज के ऊपर है ऐसे, मतलब इट इज फ्री टू रोटेट, ये इस तरह से घूमती है। इसके ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसने अपने हाथ में एक बॉक्स इधर लटका रखा है और एक बॉक्स इस हाथ में लटका रखा है, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इसको कोई घुमाने लगता है, इसको कोई घुमाने लगता है, तो चलिए जी, कोई मोटर वगैरह लगी हुई है तो वो घूमना शुरू हो गया। अब उसके बाद एक दूसरी कंडीशन देखिएगा, दूसरी कंडीशन फिर से इसी तरीके का एक सर्कुलर डिस्क है विच इज फ्री टू रोटेट, ये भी एक हिंज पर लगी हुई है, यहाँ पर ये सेम आदमी खड़ा हुआ है, लेकिन अब इसने क्या करा, अब इसने अपने हाथों को खोल लिया। ठीक है, तो पहले उसने अपने हाथों को अंदर की तरफ कर रखा था, अब उसने अपने हाथों को खोल दिया। तो क्या होगा कि आप ये देखिए, जब हाथ अंदर की तरफ थे तो इस मास और इस मास के बीच में हमने जो डिस्टेंस देखा, जो डिफरेंस देखा, इस रेडियस को बोल दीजिए r1। और अब देखिएगा इस वाले मास और इस वाले मास के बीच में अब जो डिस्टेंस हो गया वो हो जाएगा r2, ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि अगर इसको कोई घुमाने लगता है, अगर मान लीजिए सेम ताकत से, सेम टॉर्क से इसको घुमाया जाए, सेम टॉर्क से इसको घुमाया जाए, तो क्या होगा, ये तेज घूमेगा या ये तेज घूमेगा, ये बताइए। फर्स्ट केस वाला तेज घूमेगा या सेकंड केस वाला तेज घूमेगा, अगर सेम टॉर्क लगाई जाए दोनों पर, बताएंगे अनुवाद? हर्ष बताओगे? सेकंड वाला। सेकंड वाला तेज घूमेगा या ये वाला तेज घूमेगा, ये बताओ। सर सेकंड वाला तेज घूमेगा। दोबारा सोच लो, R1 और R2 में रेडियस बड़ा कौन सा हो गया? R1 और R2 में बड़ा क्या है, R2 है ना। तो यही तो हमारा एक तरह से R2 क्या हो गया, R2 हो गया
हम इस तरह से घूम रहे हैं, हमने अपने हाथ ऐसे सर R1 ज्यादा तेज घूमेगा। बिल्कुल सही, हमने इस तरीके से अपने हाथों को खोल दिया, तो ये जो हमारा सेंट्रल एक्सिस है बॉडी की, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो सेंटर हो गया। और ये जो पूरा का पूरा लेंथ है हमारे हाथों का, जो पूरा लेंथ है, ये पूरा यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो लेंथ है ये हो गया डायमीटर। तो रेडियस कितना हो गया यहाँ से लेकर और यहाँ तक, तो इसका मतलब इसका रेडियस बढ़ा। और अगर मैंने अपने हाथों को ऐसे कर लिया और ऐसे मैंने बॉक्सेस को उठा रखा और फिर मुझे कोई घुमाए, तो क्योंकि अब मेरा रेडियस कम हो गया है, अब मेरा रेडियस कितना रह गया है, ये सेंट्रल एक्सिस है, यहाँ से केवल यहाँ तक रह गया रेडियस, तो अब रेडियस कम हो गया है। तो इस केस में जब मैं ऐसे अपनी बॉडी को, अपने हाथों को ऐसे श्रिंक कर लूंगा इनसाइड, तो मैं बहुत तेजी से घूमूंगा, और जब मैं इनको फैला लूंगा तो मैं बहुत स्लो घूमूंगा। तो ये इस केस में हो जाएगा बेटा स्लो रोटेशन, स्लो रोटेशन, और इसमें होगा फास्ट रोटेशन। बताइए सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है अनवर, समझ गए? यस सर। ठीक है कनिष्का, ध्रुव बताइए क्लियर है? यस सर। ईशान, एकांश, तो इसमें जो है ना, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसी तरीके के। जैसे मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि आपने वो देखा होगा जो लोग स्केटिंग करते हैं ना, तो जो स्केटिंग करते हैं वो स्केटर्स जो होते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो जो अलग अलग तरीके के जो स्टंट्स दिखाते हैं उसमें, तो क्या होता है कि एक तरीका तो ये हो गया कि वो स्केटिंग करते हुए सीधे 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 आगे की तरफ सीधा सीधा चलते रहते हैं। एक है कि थोड़ा सा ऐसे घूम जाते हैं, थोड़ा ऐसे घूम जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो बीच बीच में गोल गोल घूम कर दिखाते हैं। तो जब भी कभी उनको तेज घूमना होता है तो वो करते क्या है, वो अपने दोनों हाथों को ऐसे खोलते हैं, खोलकर थोड़ा 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 घूमना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, ताकत ऐसे लगाकर, हाथों को खोलकर ताकत लगाकर और हाथों को ऐसे श्रिंक कर लेते हैं, श्रिंक कर लेते हैं, और फिर बड़ी तेजी से घूमती है बॉडी। समझ गए कि नहीं? याद है आपको? कभी आपने टीवी पर ऐसे देखा होगा, स्केटिंग का कोई शो देखा होगा, तो स्केटिंग के शो में हमेशा जब भी तेजी तेजी से घूमना होता है तो वो जो स्केटिंग करने वाले लोग होते हैं वो अपने हाथों को ऐसे खोलकर और तब ऐसे ताकत लगाते हैं, इस तरीके से घूमते हैं। तो एक एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड लगाते हैं ताकत के साथ, और फिर अचानक से अपने हाथों को अंदर कर लेते हैं। तो देखिए ताकत तो उन्होंने बराबर लगा रखी थी, घूमने के लिए उन्होंने प्रॉपर टॉर्क लगा रखा था। अगर मैं ऐसे घूमना चाहूँ तो मैं अपने पैरों से जमीन पर टॉर्क लगाता हूँ, ठीक है? तो वो भी क्या करते हैं कि वो अपने हाथों को खोलकर और तब टॉर्क लगाते हैं इस तरीके से, तो टॉर्क लगती है। लेकिन जैसे ही टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क लगाते ही वो जो उनका रेडियस है वो उस रेडियस को ऐसे कम कर देते हैं। कम करते ही क्या होता है कि वो जो सेम टॉर्क है वो उनकी एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा देती है। समझ गए? समझ गए? क्लियर है? ठीक है। यस सर। अब इसके बाद में एक और देखिएगा, एक और एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि जो स्विमर्स होते हैं, स्विमर्स जो ऊपर एक बहुत बड़ा जो वुडन पैड लगा हुआ होता है, वो क्या करते हैं, वो उस वुडन पैड पर ऐसे पैर मारते हैं और फिर छलांग लगाते हैं पानी में। स्विमिंग करने के लिए वो छलांग लगाते हैं। तो कभी भी आप देखना कि वो पूरे हाथों को ऐसे खोलकर, वो हाथों को पूरा ऐसे खोलकर, और जब वो घूमते हुए हवा में घूमते हुए जाते हैं तो हमेशा देखिएगा कि वो अपने हाथों को भी अंदर श्रिंक कर लेते हैं, और अपने जो नीज होते हैं वो अपने नीज को भी ऐसे खींचकर ऊपर की तरफ श्रिंक कर लेते हैं। तो क्या होता है कि नीज को भी उन्होंने श्रिंक कर लिया, हाथों को भी श्रिंक कर लिया। तो एक इंसान जिसकी हाइट इतनी है, जिसकी हाइट इतनी है, उसने अपने हाथों को भी श्रिंक कर लिया और नीज को भी श्रिंक कर लिया। अब उसका जो टोटल डायमीटर है वो इतना सा रह गया, और फिर वो ऐसे 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 घूमता चला जाता है, और फिर फाइनली जब वो पानी में गिरता है तब वो अपने हाथों को खोलता है। देखा होगा ना ये भी आप लोगों ने, स्विमर का भी एग्जांपल देखा होगा। अब क्लियर है? बताइए सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। तो यही था इस चैप्टर में। अब अगला चैप्टर शुरू करते हैं बेटा, ग्रेविटेशन। इसमें एक टॉपिक है लास्ट में, रोलिंग मोशन दे रखा है, लेकिन वो सिलेबस में इस साल है नहीं, तो उसको कभी तसल्ली से पढ़ेंगे। अब जरा मैं ग्रेविटेशन करता हूँ स्टार्ट। सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रोलिंग मोशन इस बार नहीं पढ़ना है, ठीक है? जब हमारा सिलेबस थोड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट कंप्लीट हो जाएगा तब थोड़ा जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो
कंसेप्ट्स अपने क्लियर करने के लिए पढ़ लेंगे, लेकिन सिलेबस के हिसाब से जरूरत नहीं है अभी उसकी। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्लियर है अर्श? यस सर। सर आपने इसके नोट्स भेज दिए? हाँ मैंने आज ही भेजे हैं नोट्स इसके, अभी मैंने लगभग 1-1.5 घंटा पहले ही भेजे थे। ओके। हाँ तुमने देखा नहीं क्या ग्रुप पर? मैंने भेजे तो थे अभी। नहीं सर देख लिया सर, वो थोड़ा डाउट था। अच्छा क्या था डाउट बताओगे? नहीं सर डाउट ये नहीं था सर, ये था कि आपने लास्ट वाला पार्ट आप करा रहे हो सर, वो भेजा नहीं भेजा। अच्छा मैं बताता हूँ कि मैंने जो लास्ट में कराया था, पिछली क्लास में जो कराया था और जो अभी कराया है वो वाला नहीं भेजा है। पिछली क्लास में मैंने एक तो एंगुलर मोमेंटम वाला करवाया था और उसके अलावा एंगुलर मोमेंटम वाला कराया था और जो टॉर्क वाला कराया था टॉर्क तक भेजा है, टॉर्क दो तक तीन भेजा है, क्वेश्चन 2 रह गए टॉपिक्स अभी टॉर्क। बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो वो मैं आपको कल या परसों तक भेज दूंगा। अब जरा देखिएगा चैप्टर नंबर जो नेक्स्ट है, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। सर आज क्लास 10-15 तक जाएगी। हाँ 10-15 तक। ठीक है, कोई दूसरी क्लास तो नहीं है ना? नहीं सर। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन। अब देखिएगा जी ग्रेविटेशन क्या होता है। सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है कि हम जो कॉमन लैंग्वेज में ये देख लेते हैं कि जो न्यूटन था, न्यूटन ने ये देखा कि एक एप्पल ट्री था, एप्पल ट्री से एक एप्पल गिरा नीचे। तो जब एप्पल गिरा ना, जब एप्पल डिटैच हो गया वहां से, एप्पल ट्री से जब एप्पल डिटैच हो गया, डिटैच होने के बाद वो ऊपर आसमान की तरफ नहीं गया, वो नीचे जमीन की तरफ गिरा। तो इससे ये बताया न्यूटन ने कि जो अर्थ है वो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो अब तक हमने ये चीज पढ़ी थी और ये चीज काफी हद तक ठीक भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब हम ये कहते हैं कि आपने शायद 9th क्लास में, अगर आपको अभी ध्यान हो, 9th क्लास में तो आपने ये पढ़ा ही था, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेविटेशन क्या होता है। Every object in this universe attracts every another object by a force which is known as force of gravitation. इस पूरे यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उस फोर्स को हम बोल देते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन इज द फोर्स, इट इज द फोर्स between any two bodies in this universe. In this universe, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमने ये चीज ना सोलर सिस्टम के केस में भी पढ़ी थी कि सोलर सिस्टम में क्या होता है कि जो सन होता है, सन भी तो एक बॉडी है, बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो भी तो बॉडीज हैं, अलग अलग बॉडीज हैं। तो सन क्या करता है, वो मरकरी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही मरकरी भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सन जो है वो वीनस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ऐसे ही वीनस भी सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्या होता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स सन को और सन उन प्लैनेट्स को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होता है कि सन ने एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया वीनस की तरफ और वीनस ने भी सन की तरफ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया। तो दोनों के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है, बराबर होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब या अट्रैक्शन का मतलब ये नहीं होता कि हम जाकर उस चीज को चिपक ही गए, हम जाकर हमने जाकर कोलाइड ही कर दिया। अट्रैक्शन का मतलब ये है कि एक चीज दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज उस चीज से जाकर अट्रैक्ट हो गई और जाकर चिपक गई, जाकर कोलाइड कर गई, ये नहीं होता। क्या है
कि अगर सन ने वीनस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है और वीनस ने भी सन पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, तो सन जितनी फोर्स से उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अगर वीनस भी उतनी ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों बैलेंस बने रहेंगे। भाई उसने उसको अपनी तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगा रखा है और उसने अपनी तरफ उसको अट्रैक्शन का फोर्स लगा रखा है। तो जब दोनों के बराबर फोर्सेस हैं तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। अब अगर सोचिए कि जितना वीनस सन पर लगाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर सन उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने लगे तो सन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो वीनस सन की तरफ आ जाएगा। ठीक है, वीनस सन की तरफ आ जाएगा, फाइनली दे विल कोलाइड। तो इसका मतलब बराबर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए मैं इस पेन की और पेंसिल की बात करूं, तो ये भी तो यूनिवर्स में ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों भी जो हैं, ये दोनों भी एक दूसरे पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है इसकी तरफ और इसने भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रखा है, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर रखा है। आप कहेंगे सर ये भी अट्रैक्ट कर रहा है इसको और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, तो दोनों को कोलाइड ही हो जाना चाहिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी ये चीज कब पता चलती है, जब हम ग्रेविटी से दूर चले जाते हैं। अभी हम बताएंगे, इस चीज को भी बताएंगे कि ग्रेविटी से दूर जाने का मतलब होता है मूविंग विद एस्केप वेलोसिटी, कि हम अर्थ का जो रीजन है जहां पर अर्थ ग्रेविटी लगाता है, हम वहां से दूर चले गए। ऐसा होता है कि जब हम स्पेस में जाते हैं ना, तो स्पेस में जब चले जाते हैं, तो मान लीजिए इस पेन को मैंने ऐसे हवा में रखा तो ये हवा में ही रहेगा। अगर मान लीजिए स्पेसशिप में कोई भी एस्ट्रोनॉट है और वो चाय पी रहा है, तो वो जैसे चाय पीता है ना, तो चाय पीते टाइम जो चाय का कप है उसको वो हवा में ही रख देता है, वो हवा में ही रहता है, वो गिरता नहीं है नीचे। क्यों? क्योंकि वहां पर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है। ठीक। अब हमने ये कहा कि अगर स्पेस की बात करते हैं, तो स्पेस में कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, वो स्पेस में कहीं भी इधर उधर कहीं भी रोम कर सकता है, कहीं भी घूम सकता है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ कि क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उनको उनको जो है रोकने का जो एक फोर्स है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर सन वीनस को अट्रैक्ट ना करे और वीनस सन को अट्रैक्ट ना करे, तो सन भी न जाने कहां चला जाएगा, क्योंकि सन को इधर उधर भागने से किसने रोक रखा है? वीनस ने। वीनस उसको रोक के रखा है, उसने उसको अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ। वीनस जो है, वीनस इधर उधर ना भाग जाए, उसको सन ने रोक रखा है। इसी तरीके से ये तो मैंने एग्जांपल दिया सन का और वीनस का, सन और अर्थ का भी यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जो हम सन की और मरकरी की बात करें, हम सन की और नेपट्यून की बात करें, हम सन की और जुपिटर की बात करें, तो सब पर यही कॉन्सेप्ट लगता है। तो कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशन। अब जब दो बॉडीज में से एक बॉडी अर्थ हो जाती है, तब ग्रेविटेशन को हम ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, whenever one body out of the two is earth, then gravitation gravitation is called gravity। बताइए जी, समझ में आ गया? तो हमेशा याद रखिएगा ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में क्या अंतर होता है कि जब भी कभी कोई भी बॉल है, उस बॉल को मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, तो वो सीधा ग्राउंड पर आकर गिरती है। तो ग्राउंड क्या है? ग्राउंड इज अ पार्ट ऑफ अर्थ। वो अर्थ का ही तो एक हिस्सा है ना, क्योंकि अर्थ की सरफेस है। तो जब अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो दैट फोर्स है तो वो भी ग्रेविटेशन ही, लेकिन उसको हमने एक नया नाम दे दिया, उसको हमने ग्रेविटी बोल दिया। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है कि नहीं, बताइए। यस सर। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद में एक चीज आती है बेटा, फ्री फॉल। फ्री फॉल, फ्री फॉल क्या होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी
motion of a body under the influence of gravity alone is called free fall. Is called free fall. The motion of a body under the influence of gravity alone is called free fall. अगर मान लीजिए मैं किसी भी बॉडी की बात करता हूँ, अगर हम किसी भी बॉडी की बात करते हैं, वो बॉडी जो है वो उसको मैंने एज इट इज छोड़ दिया, मैंने उस पर कोई ताकत नहीं लगाई, मैंने बॉल को लिया और बॉल को नीचे ऐसे फेंका नहीं, मैंने बॉल को ऐसे पकड़ा और छोड़ दिया। तो जब मैंने बॉल को पकड़कर नीचे छोड़ दिया ना, तो जो बॉल का जो मोशन हो रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, दैट मोशन इज नोन एज फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब बॉल इज फ्री टू फॉल। क्यों? क्योंकि उस पर सिर्फ अब ग्रेविटी ताकत लगा रही है, मैंने कोई ताकत नहीं लगाई। अच्छा, इसी तरीके से जब बॉडी फ्रीली फॉल करती है, जब बॉडी ग्रेविटी की वजह से फ्रीली फॉल करती है, तो क्या होता है कि बॉडी की वेलोसिटी लगातार बढ़ती चली जाती है, और वेलोसिटी का लगातार बढ़ना या लगातार घटना, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, और वेलोसिटी का चेंज होने को ही हम क्या बोल देते हैं? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करती है, अंडर फ्री फॉल कंडीशन, the body experiences an acceleration, और ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है? ये एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से ही तो होता है, क्योंकि फ्री फॉल में एक ही एनर्जी है जो उस पर नीचे ताकत लगा रही है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो अंडर फ्री फॉल कंडीशन द बॉडी एक्सपीरियंसेस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी which is denoted by small g. Generally, small g is equal to 9.8 meter per second square. जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो सभी को पता ही होगा, ये तो सबको पता होगा ना? ठीक है जी। यस सर। यस सर। अब इसके बाद जो है, इसके बाद मैं बात करता हूं वेट की। वेट, ये भी हम जानते हैं कि वेट क्या होता है किसी भी बॉडी के। अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि किसी भी बॉडी का वेट वो 10 किलोग्राम है, तो इसका मतलब वो वेट जो मैं शब्द यूज कर रहा हूँ वो एज अ लेमन लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, हम टेक्निकली उसको वेट नहीं बोलते, वो मास होता है। अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाए कि हमारा वेट कितना है, तो हम ऐसे ही नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं कि हमारा वेट 60 किलोग्राम है, हमारा वेट 70 किलोग्राम है, वो हम लेमन लैंग्वेज में बोल देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं 70 किलोग्राम बोल रहा हूँ तो दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट माय मास, कि मेरा मास 70 किलोग्राम है। वेट क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया? अगर मैं मतलब देखिए, एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ही। तो मास में अगर एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? फोर्स। तो m इंटू जी, इसकी जो यूनिट है वो न्यूटन ही होगी। तो वेट जो होता है, वेट हो जाता है m इंटू जी, और इसकी ऐसा यूनिट इज
न्यूटन। अब आज आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन ही क्यों है। इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन इस वजह से है कि मास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इन अ मैटर। किसी भी बॉडी के अंदर, जिस बॉडी को मैंने मैटर बोल दिया, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना उसके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है, दैट इज नोन एज इट्स मास। ठीक है, मास होती है यूनिवर्सली कांस्टेंट वैल्यू। आप यहाँ पर मास देखें अर्थ पर अपना, तो अगर आपका मास यहाँ पर 70 किलोग्राम है तो आपका जुपिटर पर भी मास 70 किलोग्राम ही होगा। लेकिन जब मैं अर्थ की बात करता हूँ तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या है, स्मॉल जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास में जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई हुआ तो तब वो चीज नीचे गिरी, क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है। तो इस चीज को सबसे पहले न्यूटन ने ऑब्जर्व करा, तो न्यूटन ने ये बोल दिया कि ये जो टर्म है कि मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, दिस इज नोन एज वेट, और उसने इसको यूनिट दे दिया न्यूटन। ठीक है, और फिर फोर्स जो है उसके भी रूल्स उसी ने बनाए थे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो उसने फोर्स को एक नई यूनिट दे दी थी, नया नाम दे दिया था फोर्स को, फोर्स की यूनिट का वो था न्यूटन। बताइए जी सबको ये चीज तो क्लियर है इतना? इतना क्लियर है सभी को? आगे चलें। यस सर। यस सर। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं जी न्यूटन्स के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर। अब देखिएगा, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था ग्रेविटेशन का, उसमें न्यूटन ने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, force between any two bodies, कोई भी दो बॉडीज है, अगर मान लीजिए मैंने बोला एक बॉडी है उसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, तो दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मासेस। मतलब F is directly proportional to m1 into m2। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, F is directly proportional to m1 into m2। ये हो गया। फिर दूसरा उन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, पहला तो ये हो गया, दूसरा उन्होंने बोला कि दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये ऐसे हो गया कि एक बॉडी इधर है जिसका मास है m1 और एक बॉडी इधर है जिसका मास है m2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। तो न्यूटन ने ये बोला कि दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 into m2। दूसरा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग first and second, F is directly proportional to m1 m2 upon r square। यहां से तो ये हो गया ना कि F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to r square। तो दोनों को कंबाइन कर दिया। फिर क्या करेंगे,
it implies that F is equal to G M1 M2 upon R square. G M1 M2 upon R square, where capital G is universal gravitational constant, और इसकी वैल्यू क्या होती है कैपिटल जी की? कैपिटल जी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बताइए जी, ये तो आपको पता ही होगा, पहले भी आपने कर रखा होगा ये चीज। ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब इसके बाद एक कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट भी है, ठीक। आज एक काम करिए, इतना ही कर लीजिए, आज इतना ही कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू कराता हूँ, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है सभी को? मैं कह रहा हूँ आज स्टूडेंट्स कम भी हैं, मेरे को नया टॉपिक अगला कराना है, तो आज यहीं तक कर लीजिए, इसके बाद मैं अगली क्लास में कराता हूँ कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। ओके जी।